नेक्स्ट क्लास है ये, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले मेल कर लेते हैं फिर फीमेल करेंगे, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये जो टॉप होता है इसको ग्लैंड पेनिस बोलते हैं, यहाँ फोर स्किन होती है, इसको ग्लैंड पेनिस कहा जाता है, ग्लैंड पेनिस, ठीक है। दिस इज पेनिस। ये टेस्टिस है, दो टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस हैंग करती हैं स्क्रोटम में। स्क्रोटम वो पाउच होता है जिसमें टेस्टिस को बॉडी से बाहर हैंग कराया जाता है, इसका मेन काम है बॉडी टेम्परेचर से कम रखना। तो स्पर्म्स के बनने के लिए कम से कम 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए, तो टेस्टिस में जो टेम्परेचर होता है वो 2 डिग्री कम होता है। तो स्पर्म्स यहाँ बनते हैं, इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जहाँ स्पर्म्स बनते हैं, वहां से स्पर्म बन के ये एपिडायडाइमिस होता है, टेस्टिस के साथ ही लगा होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसमें स्पर्म्स थोड़ी देर के लिए स्टोर होते हैं, इसको एपिडायडाइमिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिडायडाइमिस। इसके बाद स्पर्म डक्ट शुरू हो जाती है, स्पर्म डक्ट को वास डिफरेंस बोलते हैं। स्पर्म डक्ट जो है वो और आगे यूरेथ्रा एक ही है, यानी यूरिन की पाइप ह्यूमंस में, मेल्स में, और स्पर्म डक्ट को कंडक्ट करने वाली पाइप कॉमन है। ये जो पाइप जाती है स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंस जिसको बोलते हैं, इस पे 3 ग्लैंड्स लगे हुए हैं, जो 2 पेयर में है और एक सिंगल है। जो 2 पेयर में है उसमें 2 सेमाइनल वेसिकल हैं, 2 कॉपर्स ग्लैंड हैं और एक प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट एक होता है, 2 सेमाइनल वेसिकल, 2 कॉपर्स होते हैं। इन तीनों ग्लैंड का मेन काम क्या है? देखिए यूरिन इसी पाइप से गुजरना है, यूरिन एसिडिक होता है, उसमें से स्पर्म से गुजरेंगे तो वो एसिडिक एनवायरनमेंट में मर जाएंगे, तो उसको अल्कलाइन मीडियम देना है ताकि ये न्यूट्रल हो जाए और स्पर्म्स में मरे ना। तो एक अल्कलाइन मीडियम देना, स्पर्म्स ने पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ये फिर पूरी वुमेन बॉडी के अंदर ट्रैवल करना है और उसने एग को ढूंढना है। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए स्पर्म के हिसाब से ये किलोमीटर हो गया थी, एक स्पर्म ऐसा हो गया था ह्यूमन है तो उसको किलोमीटर डिस्टेंस करना। इतना डिस्टेंस चलने के लिए उसको रास्ते में खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, तो न्यूट्रिशन देना वो इनका काम होता है। तीसरा ये विस्कस मीडियम देते हैं जिससे स्पर्म्स इजीली फ्लो कर पाए, तो विस्कोसिटी, विस्कस मीडियम देना, न्यूट्रिशन देना और अल्कलाइन मीडियम देना, ये 3 काम जो है वो किसके हैं? इन 3 ग्लैंड्स के। तो ये मिक्स करके वो काम करते हैं, याद रहेंगे। दोबारा बता देता हूँ, टेस्टिस, एपिडायडाइमिस, वास डिफरेंस, 2 कॉपर्स, 2 सेमाइनल वेसिकल, 1 प्रोस्टेट, और यूरेथ्रा इज कॉमन फॉर यूरिन एंड द स्पर्म डक्ट, राइट। फीमेल जो होती है उसके वेजिना से स्पर्म एंटर करते हैं, ठीक है। दोनों तरफ बॉडी में ओवरीज होती हैं जिसको ये फिम्ब्रिया लगे होते हैं। ओवरीज जो है वो तैयारी करती हैं हर महीने एग प्रोड्यूस करने की, जिसमें से एग निकला है उसे ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, उसे कॉपर क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम, सॉरी, उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जिससे अगले महीने निकलना है, वो जो तैयारी कर रहा है वो ग्राफियन फॉलिकल है। और एग यहाँ से जब निकलता है तो फिब्रिया उसको पकड़ लेते हैं, फलोपियन ट्यूब में चलना शुरू होता है। मोस्टली एग इस एरिया में फर्टिलाइज होते हैं और वो आके यहाँ यूट्रस में इम्प्लांट हो जाते हैं, इस जगह में इम्प्लांट होते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है ये मोस्टली 14th डे के, वैसे एग की लाइफ 12 घंटे 24 घंटे के बीच में होती है। इतने देर में वो फर्टिलाइज हो जाए तो हो जाए, नहीं तो वो डिजेनरेट होना शुरू होता है। और ये 14th डे ऑफ साइकिल में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 दिन का है, 4 डेज ब्लीडिंग होती है, वो 4 डे पिछले साइकिल के होते हैं। फिर उसके बाद 10 दिन और गुजरते हैं, 14वें दिन 14th डे एग रिलीज होता है। 14 से 14-15 डे ऊपर नीचे का वेरिएशन होता रहता है बॉडी में, किस दिन 14 डे होता है, किस दिन 15 डे होता है। उस एरिया में पीरियड में ये फर्टिलाइज हो जाए तो ये इम्प्लांट हो जाएगा यहाँ पे आके। अगर नहीं फर्टिलाइज होगा तो उसके 10 दिन के बाद ये डिजेनरेट, मतलब 3-4 दिन गुजरते हैं उसके बाद ये डिजेनरेट होना शुरू होता है और 28 दिन के बाद फिर यही साइकिल रिपीट होता है। 4 दिन ब्लीडिंग होती है, 14 डे रिलीज होता है, डिजेनरेशन होती है, फिर 4 दिन ब्लीडिंग होती है और 28 दिन का साइकिल चलता जाता है, राइट। ठीक है, ये जो अंदर वाली लेयर होती है इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जो बीच वाली है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, जो पीछे वाली है उसे पेरीमेट्रियम बोलते हैं। ये कार्विक्स है और ये कार्विकल कैनाल है जिसके थ्रू स्पर्म्स एंटर करते हैं। बच्चा जब बनता है ये फर्टिलाइज हो जाता है एग, अगर तो जो एम्ब्रियो बनेगा जाइगोट के बाद वो यही प्लांट होगा और बेबी यही ग्रो करता है इसी जगह पे, राइट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कर लेते हैं।
ये जो हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं इसे बाइनरी फिशन बोलते हैं। अमीबा इसी से रिप्रोड्यूस करता है। अब ऐसे मान लीजिए कि अमीबा कभी भी नहीं मरता, वो थोड़ी देर के बाद फिर 2 बन जाता है, फिर बड़ा होता है, फिर 2 बन जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर 2 बन जाता है, तो ऐसे चलता रहता है। तो अमीबा जो है एक या 2 सेल बनते हैं। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियोकाइनेसिस बोलते हैं, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, और एक अमीबा के 2 अमीबा बन जाते हैं। जब 2 में डिवाइड होता है इसे बाइनरी फिशन बोलते हैं। अगर कंडीशन फेवरेबल ना हो तो ये बाहर एक सिस्ट बना रहता है और उसके अंदर 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 डिवाइड होते जाते हैं और उसी सिस्ट के अंदर रहते हैं। जब एनवायरनमेंट फ्रेंडली आता है, कंफर्टेबल कंडीशंस होती हैं, सिस्ट ब्रेक हो जाती है और बहुत सारे अमीबा इकट्ठे बाहर आ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन। क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिशन। पैरामीशियम भी इसी से डिवाइड करता है, प्लाज्मोडियम भी इसी से करता है। ये हाइड्रा को एक छोटी सी बड निकलती है जो बाद में उससे डिजेनरेट होकर अलग डेवलप हो जाती है। हाइड्रा ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अलग अलग डिवीजन के प्रोसेस हैं, वही बता रहे हैं। ये फ्रेगमेंटेशन है। यूग्लिना होता है 3 हिस्सों में टूट गया, तीनों हिस्से अपना अपना पार्ट डेवलप कर लेंगे। बाकी ये इतने सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं कि इनको जिंदा रहने के लिए छोटी मोटी चीजें डेवलप करनी होती हैं, वो डेवलप कर लेते हैं, जिंदा रहते हैं। ठीक है। फंगस का कोई टुकड़ा फ्रैगमेंट कर दोगे वो जिंदा रहेगा उसको। उसमें वो इतना सिंपल ऑर्गेनिज्म है कि उसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है कि कोई चीज कट गई तो वो बना नहीं सकते, पर सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं, सर्वाइव वो कर जाते हैं। ठीक है। ये स्पोरुलेशन है ब्रेड मोल्ड में। ब्रेड मोल्ड जो होता है उसके ऊपर स्पोर बने होते हैं। जब स्पोर फटते हैं तो इसमें से बहुत सारे स्पोर्स जहां गिरेंगे वहां पे ब्रेड के ऊपर वहां पे भी फंगस ग्रो कर जाएगी। ये भी एक तरह की फंगस ही है, ब्रेड मोल्ड जिसको बोलते हैं। स्पोरेंजिया होता है, स्पोरुलेशन बोलते हैं इसको। तो स्पोरुलेशन भी एक तरह की प्रोसेस है जिसमें स्पोर्स बनते हैं और वो बहुत इजीली ग्रो कर जाते हैं, जहां गिरेंगे वहां से ग्रो कर जाएंगे। फ्लावर जो है ना प्लांट का पार्ट, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। जो भी फ्लावर बना रहे हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। फ्लावर का ये जो स्टेम है इसके ऊपर ये जो ग्रीन पार्ट होते हैं जैसे रोज के बाहर होते हैं वो सेपल्स होते हैं। जो कलर्ड रेड पार्ट होते हैं वो पेटल्स होते हैं। ये बीच में ओवरी है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, 3 कंपोनेंट्स है। इसे गायनेशियम कहा जाता है। मेल पार्ट जो है वो ये एंथर लोब्स और ये फिलामेंट है। एंथर लोब्स और फिलामेंट मेल पार्ट है, राइट। यहां से उड़कर जो पोलन्स का यहां तक पहुंचना इसको पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है। अगर एक ही फ्लावर हो या एक ही प्लांट के फ्लावर पे हो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अगर किसी और प्लांट से इस पर आ जाए तो वो क्रॉस पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन होने के बाद देखिए सीड के रूट्स जो होते हैं हमेशा जमीन की तरफ भागते हैं। जब भी आप सीड लगाएंगे जो रूट उससे निकलेंगे वो ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे जाएंगे। इसको जियोट्रोपिज्म कहा जाता है। वैसे ही जो ऊपर शूट बनता है वो हमेशा सनलाइट की तरफ ही मुड़ेगा, मिट्टी की तरफ नहीं जाएगा। उसे फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। यहाँ पे जब पोलन्स गिरते हैं तो पोलन्स का पूरा रूट केमिकली में डिसाइड किया जाता है और यहाँ से इसके अंदर एंटर करते हैं। ठीक है। ये कीमोट्रोपिज्म है, केमिकल ट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं? कीमोट्रोपिज्म। और ये ओवरी के अंदर क्या होता है वो दिखा रहा हूँ। ओवरी का स्ट्रक्चर अंदर ऐसा होता है। यहाँ 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, एक में 2 बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है। और नीचे 2 सिनर्जिड्स होते हैं, बीच में एग होता है। एक पोलर ट्यूब जो आती है ना उसमें 2 गैमीट्स आते हैं। एक गैमीट फ्यूज करेगा एग के साथ जो कि बाद में एम्ब्रियो बनेगा। एक गैमीट फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, बाकी सारे डिजेनरेट हो जाते हैं। तो ये 3N बनेंगे यानी 3 न्यूक्लियस आपस में जुड़ गए। ये 2N स्ट्रक्चर है जो कि एम्ब्रियो का है, जबकि ये 3N है। ट्रिपल फ्यूजन है। कौन सी फ्यूजन है? तो एक ट्रिपल फ्यूजन होती है, एक डबल फ्यूजन होती है, बाकी पार्ट डिजेनरेट हो जाता है। हम फ्रूट उसको डिवाइन करते हैं जिसमें फूड स्टोर होता है ओवरी में। तो ऐसा कोई भी फ्रूट जिसमें फूड स्टोर किया गया है ओवरी में उसे हम फ्रूट कहते हैं। जैसे टोमेटो है, टोमेटो में सीड्स जो हैं वो तो बन गया एम्ब्रियो, और बाहर जो फ्रूट है वो किसने बनाया है? वो ओवरी ने बनाया है।
बादाम फ्रूट नहीं है, बादाम में तो हम सीड खा जाते हैं। कोकोनट फ्रूट नहीं है, कोकोनट का फ्रूट वाला हिस्सा छिलका होता है उसका, हम उसका सीड का अंदर कंपोनेंट खाते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? जी सर। ये बात समझ आई आपको? 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 सिनर्जिड्स और एक बीच में एग, और जो गैमीट बनता है वो इस एग से बनता है। पॉइंट समझ आ गया जी? कितने हो गया? 3 2 5 और 3 8, 8 में से एक ट्रिपल फ्यूजन शो करता है और एक डबल फ्यूजन। याद रहेगा? जी सर। पढ़ाओगे मैंने नहीं? जी सर। विटामिन हमने कर लिया। डिजीजेस देखते हैं। मलेरिया, इट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम। क्या नाम है इसका? प्लाज्मोडियम। ये जो इंसेक्ट इसको कैरी करता है उसको वेक्टर कहते हैं। तो इंसेक्ट वेक्टर जो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है। अभी रिसेंटली हमने कोई पेपर देखा था, मेरे हिसाब से केएस में था क्वेश्चन, कि मेल एनाफिलीज मॉस्किटो किस पर फीड करते हैं? द आंसर इज फ्रूट जूस। तो हमने कितनी बार फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो पढ़ा है कि वो ब्लड सक करती है, बट मेल का पढ़ा ही नहीं कभी। क्वेश्चन बड़े वो ऐसे पूछते हैं कि बंदा अपने में सरप्राइज हो जाता है कि मैंने कभी क्यों नहीं पूछा। ठीक है, सो ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है। देखिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ना फीमेल बॉडी को अपना होस्ट बना लिया है। फीमेल को बेसिकली नेचर ने ऐसा कंपोज किया है कि इट इज नॉट ईटेबल। सो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज जो है उनकी मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जो होती हैं, द फीमेल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर नॉट ईटेबल, वो खाने लायक ही नहीं। उनकी बॉडी ऐसे बनी हुई है कि ना वो पकती हैं, ना उनका कोई टेस्ट होता है, ना आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि नेचर ने उनको वूम्ब दिया तो उनको ऐसा बना दिया कि उनको खाया ना जा सके। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में मेल्स ही खाए जाते हैं। पॉइंट समझ आ गया आपको? सो इंसेक्ट आप बहुत बार देखेंगे अभी कि इंसेक्ट वेक्टर जितने भी यूज हुए हैं सारे फीमेल्स को बनाया गया एज ए होस्ट। तो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम की होस्ट जो है वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है। ये हेडेक, नौशिया आता है, चक्कर आता है, मसल पेन, हाई फीवर रहता है, 6 से 10 घंटे का अटैक रहता है, कोल्ड स्टेज होती है, फिर हॉट स्टेज होती है, फिर स्वेटिंग स्टेज आती है, बहुत ठंड गर्मी लगती है, फिर बहुत ठंड लगती है, कांपता शरीर, और फिर बहुत पसीना आता है। ठीक है, मॉस्किटो बाइट से बचना चाहिए। क्विनेन आती है मेडिसिन, सिंकोना ट्री होता है, उसकी बार्क जो होती है छिलके से मिलता है, काफी कड़वी मेडिसिन होती है, उससे मिलती है। इन्फ्लुएंजा ये वायरल डिजीज है, मैक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा उससे होता है। इसमें ABC टाइप का हो सकता है, स्नीजिंग, कफिंग, टॉकिंग वगैरह से, बात करने से ये स्प्रेड होता है। ठंड लगती है, नाक से डिस्चार्ज होता है, स्नीजिंग, फीवर, हेडेक, मसल पेन, कफ, इन्फ्लेमेशन, रेस्पिरेटरी मुकोसा की जलन रहती है अंदर, वो हो जाती है। फ्लू पेशेंट से दूर रहें, एनेटाडमीन, रिमेटाडमीन मेडिसिन आती हैं, वो यूज की जाती हैं इसमें ट्रीटमेंट के लिए। अफेक्टिव कंट्रोल कोई नहीं है, वायरल डिजीज है, अफेक्टिव कंट्रोल कोई नहीं है। प्रिवेंशन इज द बेस्ट यू कैन यूज। जॉन्डिस हम जिसको पीलिया कहते हैं वो जॉन्डिस होता है। हेपेटाइटिस कहा जाता है आजकल, ABCD-E-G टाइप का होता है। B सबसे खतरनाक है, DNA वायरस है, बाकी सारे RNA होते हैं। इसमें हाई टेम्परेचर रहता है, हेडेक रहती है, फटीग रहता है, जनरल वीकनेसेस रहती है, जॉइंट्स में दर्द रहती है, भूख नहीं लगती है, इरिटेशनल रैशेस पड़ जाते हैं बॉडी में, डार्क बॉडी हो जाती है, डार्क येलो यूरिन आता है, लाइट कलर शूज आते हैं 3 से 10 दिन इन्फेक्शन के बाद। क्लोरीनेटेड वाटर यूज करें, क्लीनिंग जो है हैंड्स की, हाथों की, कपड़ों की, बेड की ध्यान रखें पेशेंट का। इंटरफॉर्म इंजेक्शन आते हैं। हाई कैलोरिक डाइट यूज करनी चाहिए, प्रोटीनिशियस डाइट या फैट की डाइट अवॉइड करनी चाहिए, उसको अवॉइड करने को बोलते हैं। नेक्स्ट इज टीबी। टीबी जो है ट्यूबरक्लोसिस, ये जर्मन साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कॉच, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1882 में। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से हो सकता है। बैक्टीरिया एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसे ट्यूबरक्यूलिन बोलते हैं। ये टीबी का हो सकता है जो है, ये लंग का हो सकता है या लिम्फ का हो सकता है। लंग का होगा तो लंग की के साथ प्रॉब्लम रहती है, लिम्फ का होगा तो फिर लिम्फ से डिस्चार्ज होता है स्किन से। लंग का जो होता है उसमें चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, इन्फ्लेमेशन होती है। लिम्फ का होगा तो डिस्चार्ज, स्किन से पानी निकलना शुरू हो जाता है, इतना स्वेलिंग वगैरह होती है कि स्किन से पानी निकलता है। ठीक है, ये जो है इसके लिए वैक्सीनेशन होती है बचपन में, BCG, बैसिलस कैलनेटिक ग्विरिन, BCG के इंजेक्शन लगते हैं बचपन में। ये जो टीबी है ये कंट्रोलेबल डिजीज है, बट इसकी मेडिकेशन लंबी होती है,
6 महीने से लेके 3 साल तक। तो आप प्रॉपर मेडिकेशन करेंगे तो ये ठीक हो जाते हैं। इसमें काफ़ी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आता है, जैसे रिफेम्प्रिसिन, आयरन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, पैराज़ोमाइड, एथिम्बिस्टोल, थियोएसिटोजोन, कॉम्बिनेशन में बहुत सारा मेडिसिन का वो दिया जाता है। और ये लंबा ट्रीटमेंट है बट ट्यूरेबल है, ठीक है, इसको क्योर किया जा सकता है। कॉलरा, पुराने ज़माने में क्या होता था, जब मेले शेले लगते थे ना, मेले शेलों में गाँव से लोग वहाँ पहुँचते थे, वैक्सीनेशन तो प्रॉपर होती नहीं थी, मेलों में वही गंदा पानी पीना, हाथ कौन बर्तन धोता नहीं थी इतना से, वही गंदा पानी पीना, वही गंद एक्सक्रीशन करना, आज इतना ना तो लेट्रिन थी ना कुछ था, एक्सक्रीशन भी वही पानी मिक्स हो रहा है, वही जो किसी पॉन्ड के किनारे मेले लगते थे उसी पॉन्ड को पी रहे हैं, उसी पॉन्ड में एक्सक्रीट कर रहे हैं। तो उसके होता क्या था कि 5-7 दिन के बाद जब मेला खत्म हो जाता था, वहाँ जो कूड़ा वूड़ा रहता था उसमें मक्खियाँ शक्खियाँ बैठ के वहाँ पूरा का पूरा इन्फेक्शन जो है पूरे गाँव में फैल जाती थी। तो ये कॉलरा जो है मोस्टली मेले शेलों के बाद पुराने ज़माने में लगता था, ठीक है, हो जाता था। इसमें फ्लड पीरियड्स, फ्लड्स के बाद जो जब फ्लड उतरता है तो वो सारे जानवर मर जाते हैं, उनमें कीड़े बढ़ जाते हैं, वो फ्लाइज कहीं और बैठती हैं खानों में। ये फ्लड्स के बाद या मेलों के बाद, फेयर्स के बाद, क्राउडेड फेयर्स फेस्टिवल्स में, उसके बाद होता था, ठीक है, एपिडेमिक की शेप ले लेता था। बैक्टीरिया बेसिकली जो है वो इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन को में इन्वेड कर देता है, वहाँ घुस जाता है, और जब वो मरता है तो वहाँ पे टॉक्सिन रिलीज होते हैं जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं अंदर से, और उससे जो है हमारा वाटर को कंट्रोल करना या फूड को एब्जॉर्ब करने की जो कंजप्शन पावर है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। इससे हमारे को वाटरी डायरिया आता है, वॉमिटिंग आती है, चक्कर आते हैं, पानी लूज मोशंस लगते हैं, मसल क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, श्रंकन आइज, आंखें अंदर घुस जाती हैं, आंखें ताकत ही नहीं आती, आंखें से लगता है अंदर घुस गई है। हाइट लॉस हो जाता है, जब आपका बॉडी के सेल्स ही सिकुड़ जाएंगे तो आपकी हाइट भी थोड़ी सी घटने लगती है। इवन किडनी फेलियर तक हो जाता है। पुराने ज़मानों में हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है ना वो कॉलरा डायरिया की वजह से मरते थे। डायरिया भी ऐसा ही चीज़ है, तो बच्चों में सबसे खतरनाक है। बच्चा नहीं बता सकता कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, वो सिर्फ रोएगा, डॉक्टर को ही एनालाइज करना होता। तो पुराने ज़मानों में कॉलरा डायरिया से बहुत बच्चे मरते थे, ये फेटल था बहुत उनके लिए, ठीक है। इम्यूनाइजेशन होती है कॉलरा वैक्सीन की, प्रॉपर कुक्ड फूड यूज़ करना चाहिए, हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, ORS सोल्यूशन आते हैं वो यूज़ करने चाहिए। डायरिया भी ऑलमोस्ट सेम है, ORS सोल्यूशन यूज़ करने चाहिए, एंटी माइक्रोबियल पल्प ड्रग्स आती है वो यूज़ करना है। अनराइप्ड बनाना यूज़ करते हैं पेट को जो पानी लूज हो रहा है उसको कंट्रोल करने के, या इस सब गोल के सीड्स होते हैं पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो यूज़ करते हैं, इस सब गोल सीड्स यूज़ करते हैं। ये भी डायरिया जो है वो कॉलरा जैसे ही रिलेटेड डिजीज है। टाइफाइड जो है ये सैल्मोनेला टाइफी से होता है, ये महीने की प्रॉब्लम है, पूरा महीना लग जाता है। ये मैक्सिमम आफ्टरनून में फीवर होता है, हाई फीवर सेकंड वीक में रहता है, थर्ड फोर्थ फीवर पीरियड में डिक्लाइन करता है, वाटरी स्टूल्स आते हैं। पेशेंट के जो सैनिटेशन का ध्यान रखना चाहिए, फीकल मैटर को प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए। स्टैंडर्ड ड्रग्स आती हैं क्लोरोमाइसिन वगैरह वो यूज़ करना चाहिए। टाइफाइड जो है ना, आप इस तरह मान लीजिए कि ये मोस्टली होता है जहाँ पे आप जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है सैनिटेशन की पाइपों के साथ भी टच हो रहा है। आज जो टाइफाइड का कारण है ना वो है पानी, आपका पीने वाला पानी कांटेक्ट में आ रहा है आपके एक्सक्रीटा वाले पानी के साथ, वो कहीं से भी टच में आ रहा है तो वो एक्सक्रीटा से ही फैलता है, तो आपका पानी इन्फेक्टेड है। वो पानी आप अगर खाने में कुकिंग में यूज कर लेते हैं तो इतना नुकसान होता है, जो पीते हैं या आपने मूली वगैरह या खाजरें वगैरह खाई उस पानी में धुली हुई जो कि गंदा पानी, पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो उसमें अगर वो वाली उसमें धुली हुई होंगी तो उसके थ्रू ये ट्रांसफर होता है। तो टाइफाइड हमेशा ये फूड बॉर्न, वाटर बॉर्न डिजीज है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि जो खाने की चीजें हैं वो इधर उधर से खाने से ही टाइफाइड मोस्टली होता है। एंथ्रैक्स जो है ना ये नॉन मेटाइल बैक्टीरिया होता है, बैसिलस एंथ्राइसिस, उससे होता है इन्फेक्टेड लोगों एनिमल से। ये अनकुक्ड मीट के थ्रू ट्रैवल होता है, इंटेस्टाइनल हो सकता है, स्किन का क्यूटेनियस हो सकता है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो सकता है। वैक्सीन अवेलेबल हैं, एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, वो यूज की जाती हैं इसके वेस्ट एंथ्रैक्स की। आपको ना एक लिस्ट और दी हुई है नीचे, यहाँ अलग अलग इसी तरह एक्सप्लेनेशन मैंने दोबारा बना दिया, ये आपको थोड़ा सा और हेल्प करेगा समझने में। ये मेनिंजाइटिस मैंने बताया था, ब्रेन की इन्फेक्शन है,
ये दो डिजीजेस जो यहाँ दिखाए गए हैं ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन PEM है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर आपको प्रोटीन कम मिलता है तो ये वाला डिजीज हो जाएगा क्वाशरकॉर। प्रोटीन की कमी से आपकी पॉटेड वैल्यू रहती है बच्चों की, पेट फूल जाता है, मोटा हो जाता है, स्वेलिंग रहती है पैरों में, ओडिमा हो जाता है, हेयर कम हो जाते हैं, स्पेयर्स हो जाते हैं, मून लाइक गोल फेस हो जाता है, मून लाइक फेस हो जाता है, एब्डोमेन फूल जाता है, मसल्स जो होते हैं वो थिन हो जाते हैं, फैट जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है, मसल के बीच में घुस जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाशरकॉर। बट अगर आपको प्रोटीन और एनर्जी दोनों ही ना मिले, कार्बोहाइड्रेट फैट भी ना मिले, तो फिर लंबी बॉडी हो जाती है। खाना ही नहीं मिला जिस तरह, ये तो ऐसे हो गया खाना ही नहीं मिला। समझ आ गया आपको? इसको हम मेरस्मस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाशरकॉर और मेरस्मस, दे आर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, पोलियो एंसेफेलाइटिस, ये भी और भी काफी सारे डिजीज की लिस्ट इसमें मैंने आपको दे दी हुई, आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अंदर जो लिस्ट दी होगी, मैं जो शीट भेजूंगा उसमें सब डाल दूंगा। ठीक है, टिश्यू सिस्टम नेक्स्ट क्लास में रख लेते हैं, राइट? तो हमारी 1-2 क्लासेस और रह गई। आज सैटरडे, मंडे की क्लास में कर लो। Another 2 lectures will get over. ठीक है, another 2 lectures will get over. Thank you. Good day. Bye.